अस्सलाम वालेकुम। पित्ते के ऑपरेशन के बाद यानी गाल ब्लैडर सर्जरी के बाद बहुत से मरीज़ ये सवाल करते हैं कि उन्हें कौन सा खाना खाना चाहिए या उन्हें कौन सी खुराक लेनी चाहिए। तो आज इसमें मुख्तसर सा देखते हैं कि जब आपका पित्ता निकल जाता है तो फिर आपकी खुराक किस तरह से हज़म होती है और आपको किस तरह की खुराक लेनी चाहिए। गॉल ब्लैडर हमारे जिगर के नीचे एवरेज 10 सेंटीमीटर लंबाई का नाशपति की शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसका प्राइम और मेन फंक्शन ये होता है कि उसने बाइल को स्टोर करना होता है। बाइल हमारे लिवर से पैदा होता है और ये ख़ास तौर पे फैट्स को डाइजेस्ट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करता है। लिवर से बाइल आता है, वो सबसे पहले गाल ब्लैडर के अंदर आता है, वहाँ से ये कंसनट्रेटेड होता है यानी गाढ़ा हो जाता है, इसमें से पानी को जज़ब कर लिया जाता है और फिर ये वेट में होता है। जब हम फैटी मील खाते हैं या हम ऐसी डाइट खाते हैं जिसके अंदर चर्बी घी बहुत ज़्यादा होता है, तो पित्ते को सिग्नल जाते हैं, पित्ता कॉन्ट्रैक्ट करता है, पिचक जाता है, जिसकी वजह से जो स्टोर हुआ बाइल है वो सारे का सारा हमारी छोटी आंत के अंदर आता है। वो हमारे फैट्स को हज़म करने में अहम किरदार अदा करता है। अब आप देखिए कि अगर पित्ता निकल चुका है या पित्ता नहीं है, तो बहुत से लोगों की मिसकॉन्सेप्शन ये भी होती है कि अगर पित्ता निकल गया है यानी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है तो जिस्म में बाइल नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा नहीं होता। बाइल लिवर से पैदा होता है और पित्ते का बाइल पैदा करने में कोई किरदार नहीं होता। उसने सिर्फ बाइल को स्टोर करना होता है। ये 20 टू 30 ml के करीब स्टोर करता है और ज़रूरत पड़ने के ऊपर ये सारे का सारा स्मॉल इंटेस्टिन के अंदर खारिज किया जाता है और वो फिर हमारे फैट्स को हज़म करता है। तो लिवर ने बाइल पैदा करना है। अब हमारे पास उतना बहुतात में बाइल मौजूद नहीं है। अगर हम बहुत सारा फैटी मील लेते हैं या जी भर के चर्बी वाला खाना खाते हैं तो हमारे पास उतना बाइल मौजूद नहीं है सर्जरी के बाद। बाइल ऐसा आप समझ लीजिए कि एक बकेट बाल्टी है जिसके अंदर हमारा बाइल स्टोर किया हुआ है, जो ज़रूरत पड़ने के ऊपर हमारे काम आता है। लेकिन अब मामला ये है कि नलके से कतरा बाई कतरा बाइल हमारे छोटी आंत के अंदर आ रहा है, तो वो उस तरह से फ़ैट को डाइजेस्ट करने में किरदार अदा नहीं कर पाता। तो जो सबसे पहली एहतियात बनती है वो हमने अपनी खुराक के अंदर चर्बी को, फैट्स को कम करना होता है। वो आपके खाने में भी हो सकता है, वो दूध दही में भी हो सकता है, वो ऑयल घी के अंदर भी हो सकता है। ये सारे का सारा फ़ैट आपने लिमिट करना है, क्योंकि अब जब ये बहुत सारा फ़ैट आपकी छोटी आंत के अंदर जाएगा वो सिग्नल तो देगा, लेकिन आगे गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए है नहीं। आपको बाइल थोड़ा मिलेगा। उसका नुकसान ये होगा कि अगर फैट ज़्यादा होगा और बाइल कम मिलेगा उसको हज़म करने के लिए, तो आपको लेसदार डायरिया लग सकता है। जितना बाइल होगा वो उतने फ़ैट को हज़म कर देगा, जो बचा हुआ फ़ैट बड़ी आंत में जाएगा और वहाँ पर वो डायरिया का बायस बनेगा। ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, बदहज़मी की शिकायत हो सकती है। तो उसमें आपने दूध और दही में फुल क्रीम वाला दूध और दही इस्तेमाल नहीं करना, उसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल किया जा सकता है और कम क्वांटिटी में यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा तले हुए खाने, बाहर के खाने, फ्राइज़, पिज़्ज़ा, ये सारे के सारे इनमें बहुत ज़्यादा ऑयल और फैट्स होते हैं, तो इनको आपने अवॉइड करना है। दूसरी एहतियात जो खाने में करनी है वो आपने खाने को स्मॉल पोर्शंस में लेना है। आपने जी भर के एक ही दफ़ा खाना नहीं खाना। अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि बहुत सारे फ़ैट को हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सा बाइल मौजूद नहीं है, तो आपने थोड़ा फ़ैट वो बॉडी को देना है जिसको आराम से हज़म किया जा सके और आपको कोई भी अलामत ना आए। तो आप दिन में अपने खाने को 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कीजिए और थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 5 से 6 वक्त आप ले सकते हैं। तीसरी एहतियात ये है कि आपने अपनी खुराक के अंदर बहुत सी सब्जियां और बहुत से फल ऐड करने हैं। सब्जियां और फल आपको फाइबर देते हैं। फाइबर हमारी आंत के अंदर एक जाला बना देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो खुराक के अंदर बल्क आ जाता है। खुराक के अंदर बल्क आने से आपकी खुराक आंतों के अंदर इक्वली डिवाइड होती है, एक ही जगह पे इकट्ठी नहीं होती। फाइबर का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी आंत की मोटिलिटी को कंट्रोल करती है। उसकी मोटिलिटी का एक रिदम होता है, उसको रेगुलेट करते हैं। तो फाइबर्स आपकी डाइट में बहुत सारे होने चाहिए। 2 से 3 दफ़ा सैलड होना चाहिए, जिसका एक आप छोटा बाउल ले सकते हैं, बड़ा बाउल ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि सब्जियां कच्ची होनी चाहिए, उनको तला ना जाए। जब हम बहुत ज़्यादा सब्जियों को पका लेते हैं तो की न्यूट्रिशन होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म होने लगती है। चौथी चीज़ आपने ये करनी है, जब आप डाइट में फ़ैट को कम करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर 4 इंपॉर्टेंट वाइटामिन जो होते हैं, जो फ़ैट सालों वाले होते हैं, उनको जज़ब करने के लिए फ़ैट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई होता है। ये हमारे जिस्म के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रॉपर हज़म नहीं होंगे तो बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। तो इन विटामिन्स की कमी को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं,
लेकिन इसको कुदरती तरीके से पूरा करने के लिए आपकी डाइट में सब्जियां और फ्रूट ऐड होने चाहिए। आपकी रूटीन के अंदर फ्रूट्स 1 से 2 दफ़ा और सब्जियां, जिसमें सैलड हो सकते हैं, पकी हुई सब्जियां भी हो सकती हैं, जिसमें सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां, गोभी, बंद गोभी, मटर, ये सारी की सारी आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये अर्ली मॉडिफिकेशंस हैं जो आपको जस्ट, बाज़ लोगों को ये लाइफ टाइम करनी होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये अर्ली 6 मंथ के लिए करनी होती हैं। उसके बाद बॉडी अडेप्ट कर लेती है। जो बाइल की डक्ट होती है वो बाइल को स्टोर करने की और ज़्यादा बाइल देने की उसमें विद इन 2 to 3 मंथ कैपेसिटी पैदा हो जाती है। तो जो आपकी बाइल की ज़रूरत होती है वो पूरी होने लगती है। लेकिन अर्ली 2 to 3 मंथ्स के अंदर आपने ये वाली एहतियात हर सूरत में करनी होती है। उसके नतीजे में होने वाले जो मसाइल होते हैं फिर उनसे बचा जा सकता है। तो ये मुख्तसर सी एक वीडियो थी जो डाइट के हवाले से थी, ख़ास तौर पे जब गाल ब्लैडर जिस्म से निकल जाता है। बहुत से लोग हमें फॉलो अप के ऊपर कंप्लेंट्स करते हैं, ब्लॉटिंग की, डायरिया की, बदहज़मी की, उन्हें मसले मसाइल होते हैं। तो अगर वो इन चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे और इस तरह से डाइट को इस्तेमाल करेंगे तो ये मसले बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं। जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड होता है ऑपरेशन के बाद का, वो बहुत अच्छे से गुजारा जा सकता है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।